अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हम ये जो लोग कलाम सीरीज कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जामिया बीएड हम देख रहे हैं, उसमें 2022 सीरीज का जो एंट्रेंस पेपर था उसको आज हम देखेंगे। 2022 सीरीज का जो एंट्रेंस पेपर था उसका हम आज देखेंगे, जिसमें जो साइंस का जो पोर्शन आता है उसके अंदर पर्टिकुलरली फिजिक्स का जो पोर्शन है उसे मैं कवर करूंगा। इससे पहले जो बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो सर ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। जो साइंस में फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 118 से थे पेपर में, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 118 ठीक, 118 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर पूछा है, फेवरेट टॉपिक है। हर बार लाइट और आई से, ह्यूमन आई से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा दे रखा है? कॉन्वेक्स। मिरर कैसा दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ऑफ अ ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, किसके केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। किसके केस में? मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज का नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, कहां पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो आप लोगों को ये बात याद होगी कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज जो आती है वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। लाइट रेज कैसी आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दो लाइट रेज ले लेते हैं हम। कम से कम हमें दो लाइट रेज चाहिए होती है रे डायग्राम को बनाने के लिए, तो दो लाइट रेज हमने ले ली। ठीक है, ठीक है बच्चों, दो लाइट रेज हमने ले ली। अच्छा एक सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड होगा। ठीक, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, लाइट रेज कैसे? ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड ऑफ दी मिरर जो है रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। जब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आप लोगों को रूल याद होगा रे डायग्राम का। जब भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हमेशा कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से पास होती है एग्जैक्टली, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरीके से इमर्ज होती है कि हमें ये लगता है कि वो कहां से पास हो रही है, कहां से निकल के आ रही है, कहां से अपीयर हो रही है? फोकस से अपीयर हो रही है। इस बात को फिर से कहता हूं कि कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और फोकस से पास होते हुए चली जाती है। ठीक है बच्चों, और कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और इस तरीके से इमर्ज होती हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि वो हमें लगता है कि अपीयर कहां से हो रही है? फोकस से अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से बाहर निकलेगी जैसे हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, हमें लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। सेम इसी तरीके से लाइट रे भी कहां? फोकस से। ठीक है बच्चों, तो ये रे डायग्राम हो गया। ठीक, अब ये दोनों लाइन तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इमेज का फॉर्म होती है या तो लाइट रेज आपस में एक्चुअल में मीट कर जाए या अपीयर टू मीट हो, या तो आपस में मीट कर जाए एक्चुअल में। तो जब आपस में एक्चुअल में मीट होती है तो इमेज रियल बनती है, जब अपीयर टू मीट हमें लगे कि मिल रही है लेकिन असल में नहीं मिलती, उस केस में इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फोकस पे इमेज बन गई। कहां कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। ठीक है, तो नेचर कैसा है? वर्चुअल नेचर है। ठीक है, वर्चुअल जब भी इमेज बनती है तो इरेक्ट बनती है। कैसे बनती है? इरेक्ट बनती है। और हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लार्ज साइज काफी बड़ा रहा होगा, और लेकिन इमेज कैसी बन रही है? एकदम पॉइंट साइज, फोकस पे बिल्कुल एकदम पॉइंट साइज इमेज बनती है। कैसी? पॉइंट साइज्ड। ठीक है बच्चों, तो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। नेचर ऑब्जेक्ट कहां है? वो ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। इमेज का नेचर वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। देख लेते हैं, तो रियल तो नहीं बन रही, रियल भी नहीं बन रही, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश बन रही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिमिनिश मतलब छोटा और पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो हमारी बात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डिमिनिश मतलब छोटी इमेज बन रही है। चौथे ऑप्शन में इनलार्ज इमेज नहीं बन रही, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बात को मैंने फिर से टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए ये रहा।
रे डायग्राम दिए हुए कॉन्वेक्स मिरर के दो केस बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बस दो केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं? एक तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे, और फिर पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो। ठीक, तो जो इंफिनिटी वाला केस था हमने देखना था, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो देखिए रे डायग्राम एक लाइट रे इसमें कम है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक लाइट रे और आ रही है। ठीक है, तो ये फोकस से इमर्ज कर जाएगी। ठीक है, फोकस से जो है ये इमर्ज कर जाएगी बिहाइंड द मिरर एट दी फोकस। मिरर के पीछे बन रही है, फोकस बन रही है, जैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया, वर्चुअल बनती है, पॉइंट साइड बनती है और इरेक्ट बनती है। दूसरे केस में जब इमेज ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हो, तो इमेज क्या बनती है? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, और कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में, पोल के बीच में और फोकस के बीच में इमेज जो है छोटी बनती है, स्मॉलर बनती है, वर्चुअल इफेक्ट बनेगी। जब इमेज लेंस मिरर के पीछे बनेगी और अपीयर टू मीट होंगी रेस, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, उसका आंसर मैंने आप लोगों को ऑप्शन सी बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर इज यूज्ड इन द केस ऑफ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, पावर करेक्शन का सवाल है, ह्यूमन आई में जब डिफेक्ट हो जाते हैं, है ना, ह्यूमन आई के आप लोगों ने 3 डिफेक्ट लेंस के मतलब नजर में 3 डिफेक्ट पड़े होंगे। क्या क्या पड़े होंगे? मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया। बाकी और भी डिफेक्ट है, लेकिन ये जो है विजन की डिफेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये किसके डिफेक्ट है? विजन के। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो कॉन्वेक्स लेंस किस केस में यूज होता है? हमारी आंखों में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी आप लोगों को पता भी होगा कि नेचुरल लेंस जो हमारी आंखों में मौजूद होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को और भी क्या कहते हैं? एक और दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये रेस को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे पास लेके आता है, देखो। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है किस में यूज होता है, किसके केस में यूज होता है? तो मायोपिया में हमें क्या होता है? मायोपिया में डिफेक्ट क्या होता है कि हमें जो है दूर का दिखना बंद हो जाता है, दूर का। ठीक है, दूर का दिखना बंद नहीं, मतलब कम कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं दूर की नजर खराब होती है हमारी, मैं हिंदी में लिखा हूं। ठीक है, सेम हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में पास का। ठीक, और आंसर क्या होगा इसका? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। हाइपरमेट्रोपिया के केस में ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे, स्क्रीन के पीछे बनती है। इमेज क्या बनती है? स्क्रीन के पीछे बनती है। तो उसे पास में लाने के लिए, स्क्रीन पे लाने के लिए हमें अप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो रेस को कन्वर्ज करता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है? ये ओल्ड एज पे जनरली हो जाता है, 40-42 की एज पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेसबायोपिया की जो 40 के बाद जो एज हो जाती है, रीडिंग के लिए हर किसी को चश्मा लगाना ही पड़ता है, तो वो जो है उनके केस में प्रेसबायोपिया होता है। उसमें हम बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, डायग्राम भी बना देता हूं। तो कुछ इस तरीके के लेंस जिसमें नीचे जो है रीडिंग के लिए, ये वाला जो लेंस होता है ये रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये बाहर दूर के लिए, दूर का देखने के लिए ऊपर वाला लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, तो हाइपरमेट्रोपिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एस्टिग्मेटिज्म बता दूं आप लोगों को, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो हमारी आई का कर्वेचर होता है, कुछ लोगों में डिफेक्ट पाया जाता है कि जो आई बॉल जो है, हमारी आई की जो बॉल है उसका कर्वेचर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, तो उसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया को दिखाया कि इमेज क्या बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है। इमेज क्या बन रही है? स्क्रीन पे न बन के, जो कि हमारी रेटिना है उस पे न बन के उसके पीछे जो इमेज बन रही है तो ये हाइपरमेट्रोपिया की है, और कॉन्वेक्स लेंस से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना है, इसने कन्वर्ट कर दिया लाइट रे को कहाँ पे? रेटिना पे, जो कि हमारी स्क्रीन है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कलाम सीरीज चल रही है 2022-23 का पेपर, जिसमें हम जामिया बीएड का हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो कलाम सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जो हम कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी कलाम सीरीज, इसके बाद कलाम बैच लॉन्च होगा, जिसके अंदर हम AME बीएड जो है शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 120, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सच नहीं है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, बात ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अपने आप में एक Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगला पॉइंट देखते हैं, ए चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बात ठीक है। चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बात ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, कूलाम की ऐसा यूनिट कितनी है, सॉरी कूलाम, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम है, ये बात भी ठीक है। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम है। ठीक है बच्चों, कूलाम जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम है। अगली पॉइंट, वन इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ वन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक कूलाम, हम बात गलत है। एक इलेक्ट्रॉन पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन पे एक कूलाम का चार्ज होता है, नहीं ऐसा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इसलिए चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। अगर यही सेम चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है, उसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। वो भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस नेचर चेंज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज है तो वो वैल्यू माइनस की होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सी बात ठीक नहीं है ये बताना था हमें। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट पूछिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ की। देखिए क्वेश्चन, आप लोग सोचिए इसका आंसर। क्या आया दिमाग में, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आया आप लोगों के दिमाग में? ऐसा यूनिट किसकी पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड की पूछिए। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? उससे पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए देख लेते हैं एक एक बार। ऑरेस्टेट किसकी यूनिट है? ऑरेस्टेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं आपको, है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जिसकी पूछी है, लेकिन इसकी कौन सी यूनिट पूछी है? ऐसा यूनिट पूछी है। ऐसा यूनिट क्या मतलब, जो यूनिट किस में यूज होती है? इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होती है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेटा यूज होता है उसमें जो क्वांटिटीज होती हैं उन लोगों ने मिलकर, सबने मिलकर एक पर्टिकुलर हर क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बनाई हुई, यूनिट बनाई हुई है। तो वो जो यूनिट होती है उसी को हम ऐसा यूनिट कहते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की ऑरेस्टेड है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है ऑरेस्टेड, ये किस पैटर्न में यूज होती है? सीजीएस, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम जो है उसमें ऑरेस्टेड है यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या बच्चों? टेस्ला। क्या है? टेस्ला जो है ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक, एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। और ओम है रेजिस्टेंस की। ठीक है बच्चों, ओम किसकी यूनिट होगी? रेजिस्टेंस की। एम्पियर करंट की। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। और ऑरेस्टेड है तो मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन सीजीएस सिस्टम में। तो ये क्वेश्चन का ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो टेस्ला है। ये क्वेश्चन ओमिट हुआ होगा, या तो इन्होंने ऑप्शन ऑरेस्टेड गलत दिया होगा, लेकिन वो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा यूनिट पूछी है, ना कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ओमिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी पावर सप्लाई यूज्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो कौन सी आती है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि एसी करंट आता है, एसी पावर आती है। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी करंट आता है हमारे यहाँ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये मैंने इधर की तरफ वाई एक्सिस पे अगर मैं आई ले रहा हूँ और इधर टाइम ले रहा हूँ, तो ये जो है एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद जीरो होगा, फिर अपनी मैक्सिमम नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू और फिर जीरो होगा। इस तरीके से चलता है। तो एसी करंट जो होता है वो अब कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को जीरो करता है। अपनी वैल्यू को क्या करता है? जीरो। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट इसका नाम है। क्यों? क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कैसे लेते हैं हम? एक बार जीरो से लेकर दोबारा जीरो होने तक, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद, तो अगर यहां से शुरू हो रही है तो साइकिल कहां कंप्लीट हो रही है? एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर जीरो हुआ यहां तक। तो ये जो साइकिल होती है, ये टाइम पीरियड, ये जो टाइम होता है, इसको हम कैपिटल टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल टी, विच इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, विच इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और इसी टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, टाइम पीरियड। और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो आती है वो कितनी आती है? 50 हर्ट्ज, इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप कहीं बाहर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद रहे हैं इंडिया में यूज करने के लिए, तो चेक कर लीजिएगा जो अप्लायंस होता है, जो भी चीज हम ले रहे हैं, उस पर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, पावर रेटिंग लिखी होती है, कितने वॉट का है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। ठीक है, तो उसे चेक कर लीजिएगा कि हम हमेशा किसके लिए खरीदें? 50 हर्ट्ज के लिए खरीदें, ना कि कोई और वैल्यू किसी और कंट्री में। हर एक कंट्री में पावर सप्लाई की अलग अलग होती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम जो अप्लायंस खरीदें वो किस पे खरीदें। इंडिया के अंदर तो सारे अप्लायंस 50 हर्ट्ज के मिलते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर से खरीद रहे हैं तो कितने हर्ट्ज पे खरीदें? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला ही खरीदें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/T। यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड यहाँ से जो आता है निकल के वो कितना आता है? 20 मिलीसेकंड। 20 मिलीसेकंड। ठीक है बच्चों, 20 मिलीसेकंड मतलब हर 20 मिलीसेकंड के बाद ये अपनी वैल्यू को जीरो करता है। करंट जो है अपनी वैल्यू को जीरो करता है। ये जो ऊपर बल्ब लगा हुआ है ये हर 20 मिलीसेकंड बाद, कितनी देर बाद? हर 20 मिलीसेकंड बाद बुझ रहा है। क्या हो रहा है? ये बुझ रहा है। लेकिन हमारी पावर जो है आंखों की इतनी तेज नहीं है कि हम इसको नोटिस कर पाए कि बुझ रहा है फिर जल रहा है, तुरंत बुझ रहा है फिर जल रहा है। यहाँ जो वैल्यू जीरो हो रही है, जब करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसका मतलब ये बुझेगा। तो ये बुझ रहा है, हर 20 मिलीसेकंड के बाद ये बुझ रहा है। ठीक है, पर हम इसको नोटिस नहीं कर पाते अपनी आंखों से, नेकेड आई से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन 123। मेटल दैट गेट मैग्नेटाइज। ऐसे मेटल जो मैग्नेटाइज होते हैं, ऐसे मेटल जो मैग्नेटाइज होते हैं बाय ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। ऐसे मेटल जो मैग्नेटाइज होते हैं। अब मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेटल को हम 3 तरीके से क्वालिफाई करते हैं। जनरली हम मेटल को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे? फेरोमैग्नेटिक, सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक। कैसे कैसे? फेरोमैग्नेटिक। दूसरे तरीके के पैरामैग्नेटिक। कैसे? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। और तीसरे तरीके के डायामैग्नेटिक। तीसरे तरीके कैसे? डायामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के सब्सटेंस कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक जो मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, है ना। ये जो है जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल है आयरन। जैसे हम जो पढ़ते हैं, जब मैग्नेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो जो हम बताते हैं कि ये मेटल इससे अट्रैक्ट होते हैं, आयरन, निकल और
कोबाल्ट, ये तीनों जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दें, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद ये जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड को फिर हटा दिया जाए, उसके बाद भी इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये खुद भी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक वो मेटल्स होते हैं जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेते तो हैं लेकिन वीक लेते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं बच्चों? वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये जो है पैरामैग्नेटिक के केस में आते हैं। ये कैसे आते हैं? एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये कैसे केस में आते हैं? पैरामैग्नेटिक के केस में आते हैं। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज्ड नहीं होते। ठीक है, जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अगर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, एक हायर पावर का है, एक कम पावर का है, एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक की कम स्ट्रेंथ कम है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, मूव कहाँ करते हैं? कम स्ट्रेंथ से ज्यादा की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होते हैं और कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक ज्यादा से कम की तरफ जानते हैं, वीकर स्ट्रेंथ की तरफ, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि मैग्नेटाइज होता है किसकी मदद से? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, जो एटॉमिक मूवमेंट मेटल के अंदर होता है उसकी ओरिएंटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को गेन करता है, मैग्नेटाइज होता है, वो कौन सा मेटल है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डायमैग्नेट तो इसका आंसर नहीं होगा, डायमैग्नेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटाइज नहीं होता। तो जो पैरामैग्नेट है, जो हमारा पैरामैग्नेटिक मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एटॉमिक ओरिएंटेशन की वजह से मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है बच्चों, जो पैरामैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो एटॉमिक ओरिएंटेशन की मदद से मैग्नेटाइज होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। साउंड ट्रेवल्स एट 332 मीटर पर सेकंड इन एयर। साउंड जो ट्रेवल करता है 332 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करता है। सवाल क्या कह रहा है कि साउंड जो ट्रेवल करती है एयर के अंदर 332 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है। बात ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इट मीन्स दैट, देखें आप लोगों को पता होगी साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, तो वो मीडियम यहाँ पे एयर दिया गया और उसकी स्पीड बता दी गई है, कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। पहला ऑप्शन कह रहा है द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स 332 मीटर इन 1 सेकेंड। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो सोर्स है साउंड का वो 332 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर 332 मीटर मूव करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लोग खुद भी सोचें, इस बात को, लॉजिकल बात है कि जब आप खुद बोलते हैं तो सामने वाले तक जब आवाज जाती है तो आप खुद मूव करके थोड़े जाते हैं उसके कानों तक, लिसनर के कानों तक आप खुद थोड़े मूव करके जाते हैं। जो एयर है वो जो है कंडक्ट कराती है, वो जो है ट्रांसपोर्ट कराती है साउंड एनर्जी को लिसनर के कानों तक। तो पहला ऑप्शन तो गलत होता है कि नहीं, जो सोर्स जो है वो मूव नहीं करता, सोर्स मूव नहीं करता। दूसरा ऑप्शन द लिसनर मूव्स 332 मीटर इन 1 सेकंड, जो सुनने वाला है वो कानों तक आता है, आपके मुंह तक आता है सुनने के लिए 332 मीटर 1 सेकंड में। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। क्या होता है कि एयर, मैंने आप लोगों को बताया, एयर जो है ट्रांसपोर्ट कराती है। अब एयर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से कराती है, वही इसका आंसर होगा। क्या है? तो लिसनर भी मूव नहीं करता, लिसनर भी मूव नहीं करता, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? एयर मूव्स 332 मीटर इन 1 सेकंड। जो बोल रहा है स्पीकर जो है और जो लिसनर है, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, उनके बीच में जो हवा है, जो मतलब मैंने यहां से जो हवा मेरे मुंह से निकल रही है और जो माइक तक पहुंच रही है, वो हवा पूरी मूव करके जाती है 332 मीटर 1 सेकंड के अंदर। ऐसा भी नहीं होता। क्या होता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं, ये साउंड एनर्जी है, ये जो है हवा के अंदर डिस्टर्बेंस कैरी करती है। क्या करती है? डिस्टर्बेंस देती है, जिसकी वजह से हवा जो है, ये वाली जो हवा है यहाँ पे जो जस्ट मेरे मुंह के पास है या जो स्पीकर है उसके मुंह के पास जो हवा है वो डिस्टर्ब होती है, वो अपनी डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर करती है और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर करती है। तो ये जो डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है हवा में, जो एक दूसरे को आगे ट्रांसफर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि साउंड अपने आप में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, साउंड अपने आप में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अभी देखेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, बैच में और अच्छे से समझेंगे। तो जो
साउंड जो है वो अपने आप में एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो वो क्या करती है कि डिस्टरबेंस जो होता है, ये जो डिस्टरबेंस जो हो रहा है हवा के अंदर, ये 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, एयर मूव्स 332, एयर मूव नहीं करती, डिस्टरबेंस जो होता है वो मूव करता है 332 मीटर एक सेकंड के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव्स का, ये स्पीकर हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक। तो स्पीकर में क्या हो रहा है, जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्टर्ब कैसे करते हैं, एक तरफ क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है एयर पार्टिकल्स का, और एक तरफ क्या होता है कॉम्प्रेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है पार्टिकल, रिफ्रैक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ये जो वाला पोर्शन है ये जो है कॉम्प्रेशन का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पार्टिकल आगे जा रहा है वापस आ रहा है, एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे जाता है वापस आता है। मतलब अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये आगे जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो इसी डिस्टरबेंस को ये आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये पार्टिकल आगे जाता है वापस आता है, आगे जाता है वापस आता है, डिस्टरबेंस को आगे, ये जो एरो बना के दिखाया गया, डिस्टरबेंस को आगे ट्रांसफर करता रहता है। और ये जो डिस्टरबेंस है, मोशन पार्टिकल के अंदर टू एंड फ्रो हो रहा है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन इस तरफ है, वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये कौन सी वेव, जो ऐसी वेव जो टू एंड फ्रो उनमें डिस्टरबेंस होता है और आगे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ट्रेवल करती हैं, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है बच्चों। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है यहाँ दिखा देता हूँ, चले थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल्स में तो पढ़ेंगे आगे बैच के अंदर। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मोशन जो होता है, डिस्टरबेंस यहाँ पे कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो, इसमें मोशन कैसा होता है, अप एंड डाउन, इसमें मोशन कैसा होता है, अप एंड डाउन। और मोशन जो पार्टिकल का मोशन होता है वो अप एंड डाउन होता है, और वेव ट्रेवल इस तरफ कर रही है। इसका एग्जांपल जैसे साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसका एग्जांपल ओशियन वेव, ओशियन की जो वेव होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, एज ट्रांसफर वेव ट्रेवल करती है, मोशन उसका अप एंड डाउन होता है और आगे ट्रेवल करती रहती है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। व्हेन आइस मेल्ट इट्स टेम्परेचर, जब आइस पिघलती है, जब आइस पिघलती है तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, इसका टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या फिर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या तो आइदर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो आइस मेल्ट कर रही है, आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है, आइस क्या कर रही है बच्चों, मेल्ट कर रही है, मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जा रही है। सॉलिड फेज में उसका टेम्परेचर कम होगा, हम समझ सकते हैं कि आइस फ्रीज कब करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज करती है, 0 से जितनी नीचे जाओगे वो और सॉलिड होती जाएगी, ठीक है ना, सेम इसी तरीके से। लेकिन जब आइस मेल्ट करेगी तो वो 0 से 1 या 2 या 3 की तरफ बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये तो बात तय हो गई कि टेम्परेचर उसका या तो बढ़ता है या तो आंसर इंक्रीज है, डिक्रीज तो नहीं होता टेम्परेचर, ना ही ये होगा कि डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी करता है, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा। अब बात आती है कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आइस फ्रीज कर रही है, मेल्ट कर रही है, जब आइस मेल्ट करेगी किसकी वजह से करेगी, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसे तो उसकी वजह से वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आएगी, ठीक है बच्चों। सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आएगी, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, जिसी को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो ये जो मेल्टिंग है, जब मेल्टिंग का फेज जो होती है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस बनता है। जब मेल्टिंग की फेज होती है उस वक्त में जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो पार्टिकल्स को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। जितनी भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी हीट हम दे रहे हैं, वो सारी की सारी हीट किस में जा रही है, उस वक्त पर्टिकुलर केस में किस में जाती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। मतलब जब मेल्टिंग हो रही है
आइस जो है जब सॉलिड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और वो सॉलिड फेज में, हमने उसे हीट दी, वो मेल्ट करनी शुरू हुई। लेकिन जब हम अगर हम लॉजिकली सोचें तो हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए पानी का, मतलब जब वो मेल्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो हीट हम दे रहे हैं वो किस में यूज हो जा रही है, सारी की सारी हीट एक पर्टिकुलर टाइम तक किस में यूज हो जा रही है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रही है। तो इसका मतलब जब आइस फ्रीजिंग से मेल्टिंग में आती है तो उस स्टेज के दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को फेज ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के फॉर्म में दिखाया। देखिए ये सॉलिड फॉर्म में है और ये हीट, इधर हमने टेम्परेचर दिखाया और इधर हीट दिखाया। ठीक है, जैसे जैसे हम हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एक टाइम पे आके बढ़ रहा है जैसे जैसे हमने हीट दी है। ठीक है, तो सॉलिड से ये जो है, सॉलिड से हमने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे आके टेम्परेचर 0 हो गया, यहाँ पे आके टेम्परेचर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो हीट मिलेगी, ये मेल्टिंग जो होगी, वो हीट जो यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी हीट हमने दी लेकिन टेम्परेचर अभी भी उतना ही है। तो ये हीट जो इस्तेमाल यहाँ पे जो हमने दी है, ये किस में यूज हो गई, मेल्टिंग में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होगी। सेम इसी तरीके से लिक्विड से वेपर में जब जाएगी तो वहां भी जो हीट होगी वो उसमें यूज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द मोमेंटम ऑफ अ गिवन मास, क्या दे रखा है, मोमेंटम ऑफ अ गिवन मास, क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, किसका, किसी भी मास का, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, डिनोट करते हैं हम स्मॉल p से, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के और वेलोसिटी के। तो मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पूछा वेलोसिटी, तो किसके, वेलोसिटी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग टू स्पीड ही तो होती है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में जो क्या होता है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, करस्पॉन्डिंग टू स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का एक वर्च्यू है, जो किसकी वजह से आती है, उसकी मोशन की वजह से गेन करता है मास, और उसमें कौन रोल प्ले करता है, मास और वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारे जो है क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं साइंस के 2022-23 के। जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था और बायोलॉजी वाला पोर्शन था, वो बायोलॉजी वाले टीचर ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, आप उसको देख चुके हैं। और बाकी जो जब ये कलाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम कलाम बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें हम जामिया बीएड, एएमई ने जो इंटीग्रेटेड बीएड शुरू किया है, बीए बीएससी बीएड जो शुरू किया है, उसको भी कवर करेंगे। उसके लिए आपको चैनल अपडेट, उसकी अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।